Diabetes Telecare. Can understand your diabetes. First online portal exclusively for diabetes. Our goal is education, care, and prevention. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुल्तान ज़ेब है और मैं माहिर अमराज मैदा जिगर आंत हूँ, जिसको हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं। मैं एबटाबाद में होता हूँ, यहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ। एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में काम कर रहा हूँ एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में। आज का जो हमारा मौजू है जिस पे हम बात करेंगे वो बेसिकली जिस फोरम से मैं बात कर रहा हूँ डायबिटिक टेलीकेयर के हवाले से, तो वो शुगर के मरीज़ या डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं, ज़ियाबतीस कहते हैं, वो मरीज़ जो जिनको शुगर का मसला होता है उनके अंदर मैदे की बहुत सारी पेचीदगियाँ या बीमारियाँ जो हैं वो आती हैं, जिससे जो है उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है काफ़ी वो तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने मेरा जो सेशन है इसको हम 2-3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले तो हम ये इस बात पे डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे कि शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनमें किस तरह की मैदे की बीमारियां या तकलीफ़ जो है वो उनको महसूस होती है। और उसके बाद दूसरे उसमें हम कहेंगे कि क्यों होती हैं, ठीक है, क्यों उस तरह की जो है उनको अलामात होती हैं, और उसके बाद फिर किस तरीके से वो इन चीज़ों से बच सकते हैं। खाने पीने के हवाले से खाने में क्या एहतियात वगैरह वो करें, किस तरीके से, और दवाइयाँ कौन सी हैं, बाकी रोज़मर्रा मामूलात में कौन सी तब्दीली वो करें, तो इंशाल्लाह इन जो मैदे के अमराज हैं शुगर के मरीज़ों में उससे वो बच सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कौन कौन से मैदे के अमराज या अलामात होती हैं जो शुगर के मरीज़ मोस्टली जो है जिनके उससे उनको तकलीफ़ होती है। पहली बार हमारे पास जो शुगर के मोस्टली ज़्यादातर मरीज़ आते हैं तो उनको ज़्यादा हमारे पास जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि जी हम जब खाना खाते हैं तो हमारा मैदा फूल जाता है, बोझ बन जाता है हमारे मैदे के ऊपर, भारी हो जाता है, ठीक है, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा बोझ जो है हमारे मैदे पे पड़ गया। दूसरा, इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो ये भी कहते हैं कि हमें साथ में मैदे में थोड़ा बहुत दर्द का भी वो बताते हैं, या फिर जो है वो ये भी कहते हैं कि दर्द के साथ साथ दर्द कम बताते हैं लेकिन जो मैदे पे बोझ पड़ना है, या गैस का बताते हैं कि जी बहुत ज़्यादा जो है वो गैस हो जाती है, या ये अलामात बताते हैं कि डकार वगैरह ज़्यादा आते हैं जो, या फिर हमने ऐसा लगता है कि हमने जो खाया पिया है वो अभी वापस आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और तीसरी चीज़ ये कि वो कहते हैं कि अगर हमने दोपहर को खाना खाया है तो जब रात का खाना हम खाने लगते हैं तो हमें भूख नहीं होती, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि जो हमने दोपहर को खाना खाया है वो भी हमारे मैदे के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है और हमें जो है और भूख नहीं होती। तो उसकी वजह से फिर कुछ लोगों को साथ में ये भी होता है कि उसकी वजह से जो है वो हमें तबीयत बोझल सी रहती है, सर पे बोझ रहता है, कंधों में पट्ठों में दर्द महसूस होता है, बोझ महसूस होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी हमें शायद जो है ना गुस्सा ज़्यादा आ जाता है उसकी वजह से, और जो है ज़्यादा किसी से जो है चिड़चिड़ापन आ जाता है, ठीक है। ज़्यादातर मरीज़ों में ये मसला होता है, ठीक है, मैदे पे बोझ बनना, खाना जैसे ही हम खाते हैं मैदे पे बोझ बनना। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जैसे हम खाना शुरू करते हैं हमें भूख होती है, थोड़ा सा खाना खाते हैं तो बस हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया और बस हम और नहीं खा सकते। तो ये जिसको हम पोस्ट प्राइडियल फुलनेस कहते हैं, अर्ली सिटाइटी, कि मतलब जल्दी पेट भर जाना, भूख वैसे महसूस हो लेकिन जब खाना खाने लगें तो जल्दी पेट भर जाना, ठीक है, और जो है ब्लॉटिंग वगैरह होना कि जी मैदा बोझ बन गया है, यहाँ पर प्रेशर बन गया फील होता है, गैस बन जाती है। तो ये मोस्टली हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, ज़्यादातर जो शुगर के मरीज़ आते हैं वो इन अलामात के साथ आते हैं। अब ये होता क्यों है, इसकी वजह क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी किसी को शुगर का मर्ज़ होता है, ज़ियाबतीस का मर्ज़ होता है, डायबिटीज़ होती है, तो और स्पेशली उन लोगों में जिनका शुगर कंट्रोल नहीं होता, या वो लोग जिनके शुगर को कम से कम 8-10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर जाए, उन लोगों में
ये होता है कि हमारी जो नसें होती हैं, जिनको हम नर्व्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, नसें होती हैं जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मुख्तलिफ़ किस्म के पैगामात और मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल्स हमारे दिमाग में लेके जाते हैं, और फिर हमारा दिमाग उसको बताता है कि जी आपने ये काम करना है, हाथ है हाथ ने आगे होना है, पीछे होना है, बंद होना है, खड़े होना है, बैठना है, ठीक है। और इसके साथ साथ वो सिग्नल जो है वो उसकी तरह जाता है, क्या कहते हैं, मुख्तलिफ़ हिस्सों की तरफ जाता है। ये हमारे जो बज़ाहिर बाहर के ऑर्गन्स हैं जैसे हाथ, पाँव, आँखें, इसकी में भी होते हैं, नसें सिंग जाती हैं, और अंदर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिस्म के मुख्तलिफ अंदर जो अज़ा होते हैं उनमें भी जाते हैं, जिसमें मैदा भी शामिल है। तो होता ये है कि जब शुगर का मर्ज़ ज़्यादा अरसे रहता है, ज़्यादा अरसे ठहरता है, या शुगर अनकंट्रोल होता है, कंट्रोल में नहीं है, शुगर हमेशा ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो उन मरीज़ों में क्या होता है कि वो नसें कमज़ोर हो जाती हैं। जब वो नसें कमज़ोर हो जाती हैं तो नॉर्मली ये होता है कि हम जब खाना खाते हैं, हमारे मैदे में खाना जाता है, वो मैदा सिग्नल भेजता है हमारे दिमाग को कि आप क्या करें कि जी अभी खाना आ गया है। तो जब दिमाग को सिग्नल जाता है कि जी खाना आ गया, तो वो उस नसों के थ्रू मैसेज आता है कि जी मैदे को कॉन्ट्रैक्शन, उसकी हरकत, उसकी मूवमेंट तेज़ हो जाती है, और वो जो खाना हमने खाया होता है वो उसको और छोटा-छोटा करता है, ग्राइंड करता है, एसिडिक तेज़ाबियत तेज़ाब की सिक्रीशन होती है, और उसको वो तोड़ता मरोड़ता है, और तकरीबन 3-4 घंटे के अंदर एक नॉर्मल इंसान के अंदर वो खाना हमारे मैदे से निकल के आगे छोटी आंत में चला जाता है, आगे हमारा जो डाइजेशन का और हाजमे का जो सिस्टम है उसके लिए। अब होता क्या है कि शुगर में जब शुगर का मर्ज़ होता है तो उसमें ये प्रोसेस कम स्लो हो जाता है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसको हम इंग्लिश में न्यूरोपैथी कहते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक बीमारी है जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गैस्ट्रोपरेसिस कहते हैं, ठीक है, और मतलब उसको आम अल्फाज में आप ये समझिए कि हमारी मैदे की जो हरकत है वो कम हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है, स्लो हो जाती है उसके मुंह में, जो उसका वो रोटी को डाइजेस्ट करना, खाने को डाइजेस्ट करना, उसका तोड़ना मरोड़ना, उसकी जो मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन है, और फिर उसको खाने को आगे हमारी छोटी आंत में भेजना, वो वाला प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो होता क्या है कि खाना खाने के 3-4 घंटे, 5-6 घंटे गुजरने के बाद भी वो खाना मैदे के अंदर ही पड़ा रहता है, ठीक है। जब खाना मैदे के अंदर ही पड़ा रहता है तो हमारी एसिडिटी, तेज़ाबियत भी होती है। उस खाने के अंदर जो है हमारे जो मैदे के अंदर, आंतों के अंदर जो जरासीम होते हैं वो उस खाने में से ज़्यादा उसकी जो है फर्मेंटेशन वगैरह ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से गैस ज़्यादा बनती है, ठीक है, उससे और ज़्यादा मैदा फूल जाता है। और फिर लोग शिकायत करते हैं कि जी हमारा दोपहर को हमने खाना खाया है तो रात 5-6 घंटे गुजर गए हैं, रात के खाना का टाइम हो गया, लेकिन हमें खाने का भूख नहीं लगती, हमें ठीक खाने को दिल नहीं करता। उसकी वजह यही होती है कि वो खाना आपके मैदे से निकला ही नहीं होता, वो उसके अंदर जो है आपके मैदे के अंदर ही पड़ा होता है, ठीक है, या बहुत थोड़ा बहुत जो है वो चला जाता है। तो उसकी उसकी वजह से फिर जो है ये मैदे पे बोझ होना, सूजन महसूस होना, दर्द महसूस होना, तबीयत बोझल होना, ठीक है, या कभी कभार रिगर्जिटेट करता है वही खाना जो है वो ऊपर हमारी खुराक की नाली में आता है, ठीक है, या वो गैस हमारी खुराक की नाली में आती है मुंह के ज़रिए से, जिसको कहते हैं कि डकार बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, या मुंह में कड़वा पानी आता है, बार बार सीने में जलन वगैरह महसूस होती है, वो भी इसी के साथ होती है। तो ये मेन जो इसका वो है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं, कि वजह क्या है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं, ज़ियादतीस के मरीज़ होते हैं, उनके अंदर मैदे में मैदे की अलामात क्यों होती हैं और ये तकालीफ क्यों होती है। तो उसकी वजह ये है कि ये जो नसें हैं जो मैदे को पैगाम भेजती हैं दिमाग की तरफ से और खाने के हाजमे में मदद करती हैं, वो सारी जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। अब ये है कि इससे बचा कैसे जाए, ठीक है, या इसके बारे में जो है कि हमें एहतियात क्या करनी चाहिए। तो एक तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर ये उन लोगों में ये मसला होता है कि जिन लोगों में शुगर कंट्रोल ना हो, जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता, उन लोगों में ज़्यादा ये मसला होता है। और एक तो शुगर कंट्रोल ना हो, दूसरा शुगर को काफ़ी अरसा गुजर चुका हो, जैसे 8 साल, 10 साल, 15 साल जो है वो शुगर को जितना ज़्यादा अरसा गुज़रता जाता है तो वो शुगर की हमारे जिस्म के जो बाकी हिस्से हैं उनको मुतासर करना वो शुरू कर देते हैं। और ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनमें शुगर कंट्रोल नहीं होता है, जैसे हमारी आँखों को मुतासर करते हैं, हमारे गुर्दों को मुतासर करते हैं, हमारे दिल को मुतासर करते हैं, हमारी जिल्द को मुतासर करते हैं, और हमारे मैदे को भी मुतासर करते हैं, ठीक है।
तो इनमें सबसे पहली बात तो यही है कि आपका शुगर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तकरीबन आप ये कह लें कि 100% में से अगर आपका शुगर अनकंट्रोल है, शुगर कंट्रोल नहीं है, और आपको मैदे की तकालीफ़ हो रही हैं, जिसको हमने डिस्कस किया है कि जो मसला होता है मैदे का, ठीक है, और आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, और अगर आप अपना शुगर कंट्रोल कर लें तो तकरीबन 30 से 40% आपका वो मसला सिर्फ शुगर कंट्रोल करने से हल हो जाता है। ठीक है, 30 से 40% आपका मसला सिर्फ शुगर के कंट्रोल होने से ठीक हो जाता है। शुगर की कंट्रोल होने का मतलब ये है कि आपका, अगर आप चेक करते हैं अपना शुगर, तो आपका निहार मुंह का जो शुगर है वो तकरीबन 120-125 से जो है वो कम होना चाहिए। अगर 110 से कम है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो 120-25 से जो है वो कम आना चाहिए। और खाने के 2 घंटे बाद वाला अगर शुगर आप चेक करते हैं तो वो तकरीबन 200 से कम, 180-200 से जो है वो कम होना चाहिए। उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि जैसे बहुत से लोगों को अंदाज़ा है इस बात का कि मीठी चीज़ें, चीनी हो गई, ठीक है, शक्कर हो गई, गुड़ हो गया, शहद हो गया, इसके अलावा और जितनी मीठी चीज़ें हैं, ठीक है, जूस हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, बेकरी आइटम्स हो गए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की जितनी चीज़ें हैं उनसे जो है वो बचा जाए। तो उसमें ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे जिस्म के अंदर जो है वो शुगर के लेवल को बढ़ाते हैं, तो उससे जो है शुगर का परहेज़ जो है वो ज़रूरी है। साथ साथ ये भी है कि आपकी जो दवाइयाँ हैं वो बाकायदगी से आप दवाइयों को इस्तेमाल करें। बहुत से लोग होते हैं जो दवाइयों का बाकायदगी से इस्तेमाल नहीं करते, या वो दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, फिर क्या करते हैं कि वो अपना शुगर का टेस्ट करवाते हैं, वो अपना फास्टिंग टेस्ट करवाते हैं, रैंडम टेस्ट करवाते हैं, 2-3-4 दफ़ा टेस्ट करवाते हैं, शुगर नॉर्मल आता है, वो समझते हैं कि जी मेरा शुगर तो ठीक हो गया, ठीक है। या उन लोगों के जहन में ये बात आती है कि अगर मेरा शुगर तो जो है वो ठीक आ रहा है, तो मैं अगर दवाई खा रहा हूँ या खा रही हूँ तो ये तो मेरा शुगर कहीं कम ना हो जाए। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं, जी आपका तो शुगर कम हो जाएगा, आप दवाइयों के आदी हो जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ जो समझने वाली है ज़ियादतीस के मरीज़ों के लिए, कि ये है कि शुगर एक दफ़ा हो जाए तो वो ठीक नहीं होता, उसको आपने परहेज़ से और दवाइयों से कंट्रोल रखना है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आपका शुगर आप टेस्ट करवाते हैं और आपका शुगर ठीक आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका शुगर ठीक हो गया है। इसका मतलब ये है कि आप जो दवाई ले रहे हैं या जो आप परहेज़ कर रहे हैं, उसने आपके शुगर को कंट्रोल रखा हुआ है। अगर आप अपना परहेज़ छोड़ेंगे, दवाई छोड़ेंगे, तो आपका शुगर फिर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपने समझने वाली है। बाकायदगी से दवाई का इस्तेमाल ज़रूरी है, ठीक है। और आदी होने वाली जो लोग बात कहते हैं जी आप दवाई खाएंगे तो आदी हो जाएंगे, तो दवाई आदी होने वाली बात नहीं, आपने शुगर को कंट्रोल रखना है, दवाई खानी है उसके लिए, ठीक है। तो कोई नशे की दवाइयाँ नहीं है कि जिससे इंसान कहे कि जी मैं इसके जो है वो आदी हो जाऊंगा, तो नशे वो नहीं है। आपने शुगर को कंट्रोल रखना है, उसके लिए आपने परहेज़ भी करनी है, और उसके लिए आपने अपने जो है दवाई का बाकायदगी से इस्तेमाल करना है, और रेगुलर अपने शुगर का चेकअप करवाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपका शुगर कंट्रोल होगा तो तकरीबन तकरीबन 30 से 40% आपके मैदे की बीमारियां की जो अलामात हैं, 30 से 40% उससे वो ठीक हो जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि खाने में जो है कुछ ऐसी चीज़ें ना खाई जाएं कि जो ज़्यादा मसला देती हैं। जैसे कि अगर आप कोई बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा घी वाली चीज़ें खाएंगे तो वो बड़ी मुश्किल से आपके मैदे से निकलती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा घी, रोगन और जो है फैटी ऑयली चीज़ें, ठीक है, वो क्या कहते हैं फास्ट फूड वगैरह हो गए, वो बर्गर पिज़्ज़ा टाइप, इस तरह हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट डाइट जब आप खाएंगे तो वो भी आपके मैदे से निकलने में देर लगाते हैं। उसके अलावा ये कि वैसे भी मैदा कमज़ोर होता है, तो जब वो चीज़ भी आप खाएंगे तो उससे और ज़्यादा जो है वो वीक हो जाएगा। फिर उसके बाद ये है कि खाने की टाइमिंग्स, नॉर्मल ये होता है कि जो नॉर्मल हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह का खाना खाते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए हमारी एडवाइस होती है कि उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि बजाय वो 3 टाइम खाना खाने के, हर 3 से 4 घंटे बाद दिन में 4-5-6 टाइम खाना खाएं, जिनको हम अपनी इंग्लिश में कहते हैं कि फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स, ठीक है। कि फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स, कि आप ज़्यादा खाना खाएं, हम 3 टाइम खाना खाते हैं तो हम ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि दरमियान में कम से कम 6 घंटे का 7 घंटे का गैप आता है, तो हम नाश्ता भी अच्छा खासा कर लेते हैं, फिर दरमियान में 6 घंटे का जो गैप आता है, फिर हम दोपहर का खाना खा लिया, फिर तो इस तरह क्या होता है कि एक टाइम पे जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो एक तो हमारे मैदे पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है, मैदे अगर पहले से वीक है, कमज़ोर है, शुगर का मसला है, ठीक है, तो वो उसको हज़म नहीं करेगा।
तो उसके लिए बेहतर है कि आप हर 3-4 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा करके खाएं। सुबह 8 बजे नाश्ता किया, 7 बजे नाश्ता किया, 10-11 बजे कुछ खाएं, फिर 2 बजे कुछ खाएं, फिर 5 बजे कुछ खाएं, फिर 8 बजे कुछ खाएं, ठीक है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आप लें, ठीक है। एक टाइम पे ज़्यादा खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, तो आपके मैदे में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं बनेगा, एक ज़्यादा खाना जो है वो नहीं जाएगा। दूसरी बात ये कि आपके स्पेशली रात का जो खाना होता है, क्योंकि बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जी हम सुबह जिस वक्त उठते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारी तबीयत ख़राब होती है, या कभी कभार रात को खाना खा के हम सो जाते हैं तो जी आधी रात को बहुत ज़्यादा जी बोझल हो जाती है तबीयत, बोझ बन जाता है और तबीयत ये हो जाती है, सर पे बोझ आ जाता है, ठीक है, मैदे पे बोझ आता है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप जो है वो रात के खाने में और आपके सोने में कम से कम जो किताबें कहती हैं वो तो कहती हैं कि कम से कम आप 4 घंटे का वक्फ़ा रखें, ठीक है। लेकिन अगर 4 का नहीं है तो कम से कम 3 घंटे का वक्फ़ा तो आप लाजमी रखें, ठीक है। मतलब रात का आपके बेड पे जाने का जो टाइम है उससे कम 3 घंटे पहले आप अपना रात का खाना खाएं और थोड़ा खाना खाएं, जैसे हमने बताया कि आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं। और रात आपके खाने में और रात के खाने में सोने में आप कम से कम 3 घंटे का वक्फ़ा लाजमी होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है। फिर इसके बाद ये कि खाना खाने के बाद आपने खाना खा लिया, ठीक है, तो हर खाने के बाद खाना खा के 5-10 मिनट के बाद आपने हल्के हल्के कदमों से थोड़ी चहलकदमी ज़रूर करें, क्योंकि जब हमारी एक्टिविटी नहीं होती, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो या जॉब पे होते हैं, ऐसे होते हैं कि वो उनकी एक्टिविटी नहीं होती, ज़्यादतीस के मरीज़ होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं। जब आपकी एक्टिविटी नहीं होती, आप ज़्यादा अरसा टाइम बैठे रहते हैं, तो आपकी जो जिस्म के बाकी अज़ा हैं उनकी मोटिलिटी, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी मोटिलिटी, उनकी मूवमेंट, उनकी हरकत जो है वो कम हो जाती है। और जब आप चलते फिरते हैं तो आपकी मोटिलिटी के साथ साथ उनकी मोटिलिटी भी वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो डेली हर खाने के बाद भी हल्की थोड़ी सी चहलकदमी ज़रूरी है। इसके अलावा भी दिन में कोई ऐसा टाइम निकाल के, सुबह हो शाम को हो, कोई ऐसा टाइम हो 20 से 25 मिनट की जिसमें आप थोड़ा कोई एक्सरसाइज हो, वॉक हो, यंग लोग हैं तो रनिंग कर सकते हैं, ठीक है, कि जिसमें 20 से 25 मिनट आपकी जो है वो हो। जो रिकमेंडेड है वो कहते हैं कि हफ्ते में कम से कम 150 मिनट, ठीक है, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट। तो इसको अगर आप डिवाइड करें 7 दिनों पे तो तकरीबन यही 20-25 मिनट बनते हैं। अगर चलें 7 दिन नहीं तो आप 5 दिन करें तो आधा घंटा बनता है, ठीक है। तो इतनी एक्टिविटी जो है वो सबकी हर जो शुगर का मरीज़ है, अगर वो ज़्यादा ओल्ड एज नहीं है, कोई जॉइंट्स का मसला नहीं है, ज़्यादा चलना फिरना का प्रॉब्लम नहीं होता, तो वो ज़रूरी है। और कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ वॉक करें, ठीक है, ब्रिस्क वॉक करें थोड़ी, अच्छे नरम जूते पहन के। तो इससे भी आपकी जो है स्टमक की, आपके मैदे की, आपकी आंतों की जो है हरकत, मोटिलिटी जो है वो ठीक हो जाती है, बढ़ती है। फिर इसके अलावा ये कि आपकी खाने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अगर आप अवॉइड करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जिसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, गिनवा देता हूँ। बहुत सी चीज़ों का आपको, तो मीठा का तो आपको पता ही है कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनको पता है कि जी मीठी जो चीज़ें हैं तो वो आपने नहीं लेनी, ठीक है। फिर इसके अलावा ये कि सलाद के अंदर कोशिश किया करें कि आप कच्चा प्याज ना खाएं, कच्चा टमाटर ना खाएं, ठीक है, अचार चटनी इस तरह की चीज़ें, केचप स्पेशली, ठीक है, ये ना खाएं। फ़ास्ट फूड जिस तरह बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, ठीक है, ये यूज़ ना करें। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज़ ना करें। अक्सर डायबिटिक्स हैं वो कहते हैं कि जी आ, वो क्या कहते हैं उसको, शुगर फ्री या जो डाइट ज़ीरो, डाइट पेप्सी और इस तरह की चीज़ें वगैरह वो जो है वो लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, ठीक है। तो वो भी ठीक नहीं होती, ठीक है, वो भी नहीं, वो भी यही प्रॉब्लम करेंगी। तो वो, और बहुत से लोगों का ये मिसकॉन्सेप्शन है कि शायद इस तरह की चीज़ें पीने से, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स पीने से ये होता है कि हमारी डाइजेशन में जो है वो हेल्प होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो उल्टा आपके मैदे के अमराज को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है। मैदे के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है, अगर पानी के लिहाज से अगर हम देखें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सादा पानी है, लिक्विड के अंदर, ठीक है। सादा पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो दिन में कम से कम आप 8 से 10 गिलास पानी कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, इतने आपने लाजमी लेना है, ठीक है। इससे ज़्यादा पिएँ तो अच्छा है, इससे कम आपने नहीं पीना। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, इसी तरह चाय हो गई, ठीक है, बहुत से लोग जो हैं वो चाय के शौकीन होते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, तो चाय भी बिल्कुल भी ठीक नहीं। चाय होगी, कॉफ़ी होगी, ठीक है, जिस जो कैफ़ीन है वो बिल्कुल हमारे मैदे के लिए ठीक नहीं होती, ठीक है। तो उसको भी जो है कोशिश करें कि आप ना इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आधी प्याली, पौने प्याली, आधी प्याली, इससे पहले, इससे कम जो है वो आप यूज़ करें, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें, ठीक है। फिर बहुत से जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके अंदर ये होता है कि जिस्म के हिस्सों में, बहुत से हिस्सों में दर्द वाला मसला होता है, जॉइंट पेन्स होते हैं, पाँव में दर्द होते हैं,
जिनको हम न्यूरोपैथिक पेन्स होते हैं, कमर में दर्द होता है, ठीक है, वो मसले मसाइल होते हैं, उसके लिए क्या होता है कि वो दर्द की गोलियाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिनको हम पेन किलर्स कहते हैं या एनाल्जेसिक्स कहते हैं या एनसिड्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें आम हमारे पास जो अवेलेबल दवाइयाँ हैं, डिस्प्रीन वगैरह खा लेते हैं, ठीक है, पॉन्स्टान वगैरह इस तरह की टैबलेट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरह की जो दवाइयाँ हैं, दर्द की गोलियाँ जो हैं ज़्यादा, डिक्लोफेनिक वगैरह है, मेफेनेमिक एसिड वगैरह है, ठीक है, आइबुप्रोफेन वगैरह है, फार्मूले हैं, ठीक है उनके, तो वो भी जो है वो क्या करते हैं कि वो भी हमारे मैदे में ज़ख़म कर देते हैं या सूजन कर देते हैं, ठीक है, इस तरह की अलामात करते हैं। तो कोशिश किया करें कि ऐसी दवाइयाँ ज़्यादा जो सख्त किस्म की पेन किलर्स हैं वो इस्तेमाल ना करें। ज़्यादातर जिन जिन पेन किलर्स के अंदर पैरासिटामोल होता है, जो पैरासिटामोल फार्मूला होता है जिसमें, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कालपुल है, पेनाडोल वगैरह है, ठीक है, तो वो टैबलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, वो इतना ज़्यादा मैदे को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन बाकी जो दूसरी हैं जिनमें मेफेनेमिक एसिड होता है, डिक्लोफेनिक एसिड होता है, ठीक है, वो ज़्यादा जो है स्टमक को, मैदे को ख़राब करती हैं। फिर इसके अलावा ये कि खाने पीने में जो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, बेकरी आइटम्स जो हैं, बेकरी की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ठीक नहीं होती हैं, ठीक है, शुगर के लिए भी ठीक नहीं होती और साथ में जो मैदे का मसला होता है उसके लिए भी ठीक नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर भी घी वगैरह, मीठा भी बहुत ज़्यादा होता है, घी भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी डाइजेशन में हेल्प नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। और स्पेशली एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा कि वो लोग जो कहते हैं कि जिनको मैदे पे बोझ वगैरह बनने के साथ साथ ये तकलीफ़ भी होती है कि हमें सीने में जलन भी होती है, ठीक है, सीने में जलन होती है या मुंह में कड़वा पानी वगैरह हमारा आता है, तो उनके लिए वो, उसके वजह ये है कि वो जो हमारी मैदा होता है, उसकी जो वॉल होता है मैदे और ख़ुराक की नाली का, वो थोड़ा लूज़ होता है, हो जाता है, और ऊपर मैदे की जो चीज़ें हैं, तेज़ाबियत है, तेज़ाब है, खाना पीना है, वो ऊपर हमारी ख़ुराक की नाली में आता है, ऊपर मुंह की तरफ आता है, जिसकी वजह से सीने में भी जलन होती है और दर्द वगैरह भी महसूस होता है कभी कभार, और रिगर्जिटेशन वगैरह होती है, और ऐसा लगता है कि जो खाया पिया है वो ऊपर मुंह की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो जब रात को सोया करें तो ऊंचा तकिया इस्तेमाल किया करें, ठीक है। आइडियली हम कहते हैं कि कम से कम जो है तकरीबन 30 डिग्री तक अगर उनका जो है वो वेज, बाहर के मुल्कों में जो है वो वेज से मिलते हैं, जो आप तकिए के नीचे रख लेते हैं, तो ये होता है कि जब आप सोते हैं तो आपका जो गला है और आपकी छाती है वो आपके मैदे से पेट से थोड़ी सी ऊपर करके होती है, ठीक है। तो जिस तरह अक्सर आपने जो है वो अस्पताल के अंदर बेड देखे होंगे कि उनको वो थोड़ा सा उठाते हैं तो उनका जो हेड एंड ज़्यादा हो जाता है। हमारे यहाँ हम ज़्यादा पेशेंट्स को मशवरा ये देते हैं कि आप अगर बेड पे सोते हैं तो बेहतर आपके लिए ये है कि आप अपने बेड के जो आपके सर की तरफ के पाए हैं, ठीक है, उनकी जो पाए हैं सर की तरफ वाले, ठीक है, उनके नीचे आप एक एक ईंट रख लें, ठीक है, तो आपका बेड जो है वो जो सर की तरफ से थोड़ा सा उठ जाएगा। तो कभी कभार ऊंचा तकिया इस्तेमाल करने से भी कुछ लोगों को नेक का मसला वगैरह होता है, पेन वगैरह होता है, नहीं टॉलरेट कर सकते, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बेड जो है ऑटोमेटिकली इस तरह होगा, आप लेटे सीधे होंगे लेकिन आपका पेट और आपकी छाती में जो है लेवल में थोड़ा सा फ़र्क होगा, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ रिगर्जिटेट नहीं करेगा। तो ये तो वो बातें हैं कि जो मैंने आपको, अच्छा दूसरी इसके बाद एक चीज़ और है कि वो मर्द हजरात जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिगरेट जो है वो मैदे के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, सिगरेट जो है वो आपके ब्लड प्रेशर शुगर के मसले के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि शुगर की वजह से जो हमारी रगों को, हमारी खून की रगों को, शरियानों को जो नुकसान पहुंचता है वो सिगरेट की वजह से भी पहुंचता है, और उस सिगरेट की वजह से, सिगरेट पर अगर आप पी रहे हैं तो उससे वो और ज़्यादा हो जाता है, और मैदे पे भी अल्सर बनना, ज़ख़म बनना, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है, मैदे की जो ये अलामात होती हैं वो और ज़्यादा हो जाती है सिगरेट पीने से। तो अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो काइंडली उसको चाहिए कि वो सिगरेट को तर्क कर दे, ठीक है, सिगरेट नोशी को तर्क कर दें। तो ये वो चीज़ें हैं कि दवाइयों से पहले, ठीक है, कि मैं दोबारा से बड़ी बड़ी बातें आपको रिपीट कर देता हूँ, शायद कुछ लोगों ने भी ज्वाइन किया हो, कि बड़ी बड़ी बातें जो हैं जिससे, मतलब जिसको हम कहते हैं कि आपने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन, कि अपनी रोज़मर्रा की मामूलात में और खाने की मामूलात में वो क्या चेंजेस करनी है कि जिससे आपकी जो मैदे के मसाइल हैं ज़ियादतीस के मरीज़ को, शुगर के मरीज़ को कम हो जाए। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका शुगर अनकंट्रोल है, शुगर कंट्रोल नहीं है, और आप अपना शुगर कंट्रोल करते हैं रेगुलर दवाइयों के इस्तेमाल से, बाकायदगी से, परहेज़ से, बाकायदगी वर्जिश से, एक्सरसाइज से आपका शुगर हो तो 30 से 40% आपकी मैदे की अमराज उससे ठीक हो जाते हैं, ठीक है। बाकी तकरीबन 20 से 30% का जो है वो मैंने जो आपको बातें बताई हैं कि आप खाने में ये चीज़ें खाएँ, ये चीज़ें ना खाएँ, ठीक है। रात के खाने सोने में वक्फ़ा रखें, दर्द की गोलियाँ ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, सिगरेट अगर पीते हैं उसका इस्तेमाल तर्क कर दें,
चाय ना इस्तेमाल करें, कॉफ़ी ना इस्तेमाल करें, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स ना इस्तेमाल करें, हाई वो ऑयल घी वाली चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, चावल वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप परहेज़ करेंगे तो तकरीबन 20 से 30% इससे आराम आ जाता है। तो अगर देखा जाए तो दवाइयों का रोल जो है कितना रह जाता है, सिर्फ तकरीबन 20 से 30%, ठीक है। तकरीबन 20 से 30% या 30 से 40% जो है वो दवाइयों का रोल रह जाता है। तकरीबन 60 से 70% आप दवाई खाए बगैर ही अपने उसको मैदे की दवाई खाए बगैर अपने मैदे की अलामात को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब दवाइयाँ हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हों, 2-3 किस्म की ऐसी हैं कि जो इस मसले के लिए हम देते हैं, ठीक है। एक तो एक तरह की मेडिसिन दवाई तो ऐसी है कि जो हमारी मैदे के अंदर जो तेज़ाब बनता है, ठीक है, वो उस तेज़ाब के बनने के अमल को और वो जो तेज़ाब जब सिक्रीट होता है हमारे मैदे में, ठीक है, उसके अमल को वो कम करती है, मतलब तेज़ाब कम बनता है, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें जो फार्मूला है मैं उनके नाम लूँगा, ज़्यादातर हमारे पास ओमेप्रोज़ोल के नाम से हैं, सोमिप्रोज़ोल के नाम से हैं, ठीक है, पेंटोप्रोज़ोल है, लेंसोप्रोज़ोल है, लेंसोप्रोज़ोल है। इससे पहले हमारे पास जो इस्तेमाल होती थी वो रेनिटिडीन, फेमोटिडीन वगैरह अभी भी हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी जो है ये दूसरी मेडिसिन है। तो ये होता है कि हम ये वाली मेडिसिन्स भी देते हैं उनको, क्योंकि तज़बियत का इशू होता है, एसिडिटी होती है, मसला होता है। तो एक तो ये होता है कि हम ये वाली दवाइयाँ जो है वो इनको देते हैं ताकि मैदे की तज़बियत कम हो जाए, ठीक है। तो दूसरा, तज़बियत कम करने के साथ साथ इनका थोड़ा सा रोल इनका ये भी होता है कि हमारी जो मैदे की और आंतों की मूवमेंट है, हरकत है, उसको जो है वो ये थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन उसका इतना ज़्यादा इसका रोल नहीं होता, थोड़ा होता है। इनका ज़्यादा रोल होता है कि हमारी उसकी तज़बियत को कम करना। उसके बाद दूसरी मेडिसिन्स हैं जिनको हम अपनी अल्फाज में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रोकाइनेटिक ड्रग्स कहते हैं, या आम अल्फाज में आप ये समझ लें कि जो हमारी मैदे की, हमारी खुराक की नाली से लेकर हमारी मैदे और छोटी आंत की जो हरकत है, ज़्यादा असर उसका मैदे पे होता है। उसकी हरकत को, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को, उसकी जो नॉर्मल अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से जो अल्लाह ने उनकी मूवमेंट की हरकतें बनाई हैं कि जिस तरीके से वो रोटी को तोड़ती मरोड़ती है, ठीक है, छोटा करती है और उसके बाद फिर उसको वो आगे आंतों में भेज देती है, ठीक है, उस प्रोसेस को वो इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को वो इंक्रीज़ करती हैं। उसको हम प्रोकाइनेटिक ड्रग्स देते हैं, जिसमें हमारे पास जो है फार्मूला में नेम में मैं ज़िक्र करूँगा, हमारे पास जो है पुरानी जो ड्रग्स हैं उसके अंदर मेटोक्लोप्रोमाइड के नाम से है, डोमपेरिडोन के नाम से है। फिर उसके बाद हमारी दूसरी ग्रुप नई ड्रग्स आई जिसमें आइटोप्राइड है, लिवोसल्प्राइड है, ठीक है, और जो है इससे मिलती जुलती जो है वो ज़्यादा ड्रग्स हमारे पास यूज़ होती हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं इनका काम ये होता है कि ये जब हम लेते हैं, ज़्यादा हम खाने से पहले लेते हैं, तो ये क्या करती हैं कि जब खाना हमारे मैदे में आता है तो वो हमारी मैदे की, खुराक की नाली, लोअर जो नीचे हिस्सा है खुराक की नाली का, और जो हमारी खुराक की नाली और मैदे के अंदर जो के दरमियान जो वॉल है, जो कभी कभार लूज़ हो जाता है जिसकी वजह से तज़बियत ऊपर हमारे खुराक की नाली में आती है, उसको भी ज़रा टाइट करती हैं, उसको लूज़ होने से रोकती हैं, ठीक है, और मैदे की जो हरकत है उसको इंक्रीज़ करती हैं, बढ़ाती हैं। तो फिर ये ऐसे जो है ज़ियाबतीस के मरीज़ की जिनको मैदे की तकलीफ़ का होता है, तो उनको हम साथ साथ शुगर के कंट्रोल के साथ और जो रोज़मर्रा की मामूलात में तब्दीली चेंजेस लानी होती हैं, खाने पीने में एहतियात करनी होती है, उसके साथ हम फिर उनको ये दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं मुख्तलिफ़ अरसे के लिए। कम अज़ कम इसका अरसा तकरीबन 8 से 12 हफ़्ते तो होता ही है, ठीक है, कम अज़ कम 8 से 12 हफ़्ते होता है। और उसके बाद फिर जो है वो तकरीबन कुछ लोगों के लंबे अरसे तक भी खानी पड़ जाती हैं, कभी कभार लंबे अरसे तक भी खाते हैं, 6 महीने साल तक भी खानी पड़ जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि वो उनका शुगर का लेवल कंट्रोल कैसा है, उनकी जो हमने उनको डाइटरी एडवाइस दी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताया है, वो कैसा है, तो उसमें जो है वो हम साथ में उनको देते हैं। फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जो दवाई खाने के बावजूद और सारा कुछ फॉलो करने के बावजूद भी उनको आराम नहीं मिलता, ठीक है, या ये कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनमें कुछ ख़तरे की अलामात होती हैं, कुछ ख़तरनाक अलामात होती हैं कि जो शो करती हैं कि शायद कुछ मसला सिर्फ जो हम बताते हैं कि गैस्ट्रोपरेसिस है, जो मैदे की हरकत का मसला है, उससे कुछ आगे का मसला हो सकता है, ठीक है, जिसमें लाइक ये हो गया कि अचानक से बहुत ज़्यादा
वज़न कम हो जाना, ठीक है, अनइंटेंशनली, कि पेशेंट कोई डाइटिंग नहीं कर रहा, कोई जानबूझ के वज़न कम करने की कोशिश नहीं कर रहा, उसका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया, या खुदा न खास्ता उसको कोई खून की उल्टियाँ हो गई हैं, ब्लड कम हो गया, उसका HB बहुत ज़्यादा कम हो गया है, या काले रंग के पखाने उसको आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में, या उसको उल्टी परसिस्टेंट उसको वॉमिटिंग उल्टी हो रही है और वो रुक नहीं रही, ठीक है, तो ऐसे इनको हम कहते हैं रेड फ्लैग साइंस, ठीक है। रेड फ्लैग साइंस के अगर ये चीज़ें अगर किसी मरीज़ में, जब वो पेशेंट हमारे पास आता है, हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं, तो ये चीज़ें अगर किसी मरीज़ में मौजूद हैं, तो उसमें फिर क्या करते हैं कि उसमें हम डायरेक्ट एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी में क्या होता है कि हमारे पास एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसके आगे ऊपर कैमरा लगा होता है आखिर में, वो हम मुंह के ज़रिए जो है वो जाते हैं हलक से खुराक की नाली में, फिर मैदे में, फिर छोटी आंत में, और साथ साथ वो हम टीवी के ऊपर उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ हम जा रहे होते हैं हमें वो सारा उनका मिकोज़ा सब कुछ जो है वो नज़र आ रहा होता है। तो क्योंकि ये जो अलामात हैं, ये खुदा न खास्ता फिर थोड़ा सीरियस मसला हो सकता है कि अंदर या तो कोई बड़ा अल्सर बना हुआ है, ज़ख़म बना हुआ है जहाँ से वो ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, या खुदा न खास्ता अंदर कोई रसोली वगैरह या कोई और कोई ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ जो है वो अंदर हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम कम लोगों में होती है जिनमें ये अलामात हों। सिर्फ उनके अंदर ही हम डायरेक्ट एंडोस्कोपी पे जाते हैं। लेकिन ये कि बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये अलामात नहीं होती, ठीक है, तो उनको हम गैस्ट्रोपरेसिस में या फंक्शनल डिस्पेप्सिया वाले कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है, और उसके लिए उनको फिर जो है हम वो करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये दवाइयाँ तकरीबन जो है 8 से 12 हफ़्ते, कम से कम 8 से 12 हफ़्ते का टाइम होता है, हमें देना होता है, और कभी कभार इससे ज़्यादा अरसे के लिए भी होती हैं। इससे जो है तकरीबन जो बकिया, मैंने आपको बताया कि बकिया जो 30-40%, 20-30% जो दवाइयों का काम है वो इससे हो जाता है, ठीक है। तो समराइज़ करते हैं कि आज की हमारी गुफ्तगू, मुझे उम्मीद है कि जो शुगर के मरीज़ जो ये सुन रहे होंगे, डायबिटीज़ के, उन्होंने इस हमारे सेशन से काफ़ी कुछ चीज़ें, बातें सीखी होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने शुगर के जो उनका मर्ज़ है उसको सीरियसली लेंगे, या अगर उनके पेरेंट्स हैं, घर में कोई और है जो शुगर के मरीज़ हैं, उन तक मेरी जो मैसेज है, मेरी बातें हैं, उन तक वो पहुँचाएँगे। तो मेरा 3-4 बातें सिर्फ बड़ी-बड़ी मैं आपको बताऊँगा हमने जो की हैं, कि अब सबसे पहले क्या अलामात होती हैं। मैदे पे बोझ बनता है, खाना खाते हुए जल्दी पेट भर जाता है, कभी कभार गैस या डकार का ज़्यादा होता है, ठीक है, मैं पेट फूला फूला महसूस होता है, भूख नहीं लगती, ठीक है, इसको होता है। नसें कमज़ोर हो जाती हैं शुगर की वजह से, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है जिसकी वजह से मैदे की हरकत कम हो जाती है, इस वजह से अलामात होती हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे टॉप पे जो ज़रूरी चीज़ है इसके इलाज के हवाले से, वो है आपका शुगर का कंट्रोल। आपका शुगर कंट्रोल होगा, ठीक है, तो ये अलामात कम से कम होंगी, ठीक है, या बिल्कुल नहीं होंगी। तो सबसे पहले शुगर कंट्रोल है, उसके बाद आपने अपने रोज़मर्रा की मामूलात जो मैंने आपको बताई हैं उसमें आपने ख़्याल रखना है। खाने पीने की जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है, वो आप जो है उसका ख़्याल रखेंगे तो आपका तकरीबन 20-30%, 40% जो है वो उससे कंट्रोल होगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो दवाइयाँ हैं वो हम देते हैं तकरीबन 8 से 12 हफ़्ते के लिए, और इससे ज़्यादा अरसे के लिए भी हो सकता है, डिपेंड करता है पेशेंट की अलामात के ऊपर, और वो उसकी दवाइयाँ किस तरह वो दवाइयों को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। और कुछ मरीज़ जिनमें बिल्कुल भी दवाइयों से आराम ना आ रहा हो, या जिनके अंदर कुछ ख़तरनाक अलामात हों, तो उनके अंदर क्या होता है कि हमें एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। एंडोस्कोपी करके उनका मैदा जो है वो हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे इन बातों से आपको जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। कुछ सवालात जो है वो यहाँ पर मेरे पास आए हुए हैं, मैं उनको देखता हूँ जो हमारी स्पेशलिटी से रेलेवेंट सवाल आए हैं। दानिश शेख साहब ने पूछा है कि आई एम डायबिटिक पेशेंट फ्रॉम 11 ईयर, पेट समटाइम्स भारी रहता है, सूजन फील होती है, एनी एडवाइस। ये मेरे ख़्याल में ये बात डिस्कस हो चुकी है सारी, ठीक है। नूर ने पूछा है कि डॉक्टर साहब मेरे पैर सुन रहते हैं बहुत। पैर सुन रहना ये भी शुगर की अलामत में होता है, ठीक है, और इसमें भी सबसे ज़रूरी चीज़ आपका शुगर का कंट्रोल है, ठीक है, शुगर का कंट्रोल है। और ये भी इसी वजह से जो मैं आपको बताया, न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी की, जिसकी वजह से ये हमारे मैदे का मसला होता है, इसी की वजह से आपके पैर सुन रहना होता है, कि पैर की सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, आपकी जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी सबसे ज़रूरी आपका शुगर का कंट्रोल है। उसके बाद ये कि कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो न्यूरोपैथिक पेन को कम करती हैं, नमनेस को कम करती हैं, जिनको फिर विटामिन B12 वगैरह की, कोबालामीन वगैरह,
जो है वो विटामिन B6 B12 वो यूज़ करते हैं, वो इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। और जो है न्यूरोपैथिक पेन के लिए जो है वो बाकी मेडिसिन्स होती हैं, उसके लिए जो है वो आप वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें गाबापेंटीन वगैरह है, फार्मूला है, ठीक है, डुलोक्सिटीन है, गाबापेंटीन वगैरह है, वो इसमें यूज़ होते हैं। तो वैसे बेहतर है कि आप किसी भी अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट से जो है वो इसके बारे में मशवरा ले सकते हैं, ठीक है। आजकल रात में शगुफ्ता राजपूत पूछती हैं कि आजकल मैं रात देर तक जागना होता है तो 3 बजे रात को मेरी शुगर बहुत लो हो जाती है, बेहोश होने लगती हूँ। अच्छा, वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो डायबिटोलॉजिस्ट के लिए है, लेकिन मैं इस पे थोड़ी सी शगुफ्ता बीबी मैं थोड़ी सी इस पे रोशनी डालूँगा कि आप अपने जो आपके डॉक्टर हैं उनसे मशवरा करें, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो रात की जो खुराक है, चाहे गोली की खुराक है या इंसुलिन की खुराक, अगर आप इंसुलिन लगाती हैं उसकी है, तो वो हो सकता है कि रात की ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आधी रात को आपको शुगर आपका लो हो जाता है। तो ये ज़रा थोड़ा सा आप उनसे मशवरा कर लीजिएगा, ठीक है। मैदे के ऊपर पेट में बहुत पेन होता है अक्सर, उसका मैं जवाब दे चुका हूँ नूर बीबी, शगुफ्ता बीबी, ठीक है, शगुफ्ता राजपूत। तो वो जो है उसमें मैं दे चुका हूँ कि पेन किस लिए होता है, उसमें क्या एडवाइस करनी है, कौन सी मेडिसिन हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। मेरे पैर सुन रहे थे, इसका जवाब हो चुका है। ठीक है। मुझे रेशे का मसला है, मोहम्मद रफ़ीक मरवत साहब, ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है। इसके लिए आप जो नाक कान गले वाले डॉक्टर होते हैं, ठीक है, उनसे ज़रा मशवरा कीजिएगा, वो आपको ज़्यादा बेहतर मशवरा दे सकते हैं। ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया हूँ कि जो बच्चे होते हैं जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में होता है, ठीक है। छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको जो है अर्ली एज के अंदर क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल इंसुलिन की डिफिशिएंसीज होती हैं, तो वो जो है तो उनके अंदर भी मैदे की ये अलामात जो है वो शुरू में नहीं होती, ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा अरसा गुजर जाता है, कि मैं 5 साल से ज़्यादा गुजर जाते हैं, 5 से 8 साल से, तो फिर उनको ये सिम्टम डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, और उनके लिए भी यही हिदायत हैं जो मैंने बड़ों के लिए दी हैं, ठीक है। उनके लिए भी ये आदत हैं, वो उनके लिए तो ज़्यादा अच्छा है कि वो ज़्यादा उनकी अगर एक्टिविटीज़ है, ठीक है। बड़ों टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, जो ओल्ड एज के होते हैं, उनमें ज़्यादा मसला होता है, क्या कहते हैं इसमें, ये मैदे का बनिस्बत यंग लोगों के, क्योंकि यंग लोगों में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, चलना फिरना, एक्सरसाइज, गेम वगैरह, एक्टिविटी वगैरह, ठीक है। तो इसलिए उनके अंदर जो है वो कम होता है, लेकिन उनके अंदर भी होता है। तो उनके हवाले से भी, अगर उनमें भी किसी बच्चों में भी जो डायबिटिक बच्चे हैं हमारे, उनके भी ये मसला होता है, तो यही जो मेरी हिदायत हैं वो उनके लिए भी काफ़ी हैं, उस पर भी यही अमल करें, ठीक है, कि उनका शुगर कंट्रोल, एक्टिविटी, ठीक है, और डाइट वगैरह का कंट्रोल, ठीक है, वो ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। शाज़िया तबस्सुम साहिबा पूछती हैं कि पफ़ी आइज़ भी हो जाती हैं और बैक पेन भी बहुत क्यों होता है? बीबी ये मेरे ख़्याल में आप डायबिटोलॉजिस्ट से पूछें, मेरी स्पेशलिटी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, तो मेरे ख़्याल है मैं उसी से रहूँगा। शगुफ्ता राजपूत कहती हैं कि मैं ग्लूकोफेज 503 टाइम्स अ डे यूज़ करती हूँ। शगुफ्ता बीबी आप इस तरह करें कि अब मेरे ख़्याल में बेहतर है कि आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलें, अपना फास्टिंग रैंडम शुगर जो है वो चेक करें, रात के खाने के 2 घंटे बाद चेक करें, रात के खाने से पहले वाला चेक करें, ठीक है। तो उस हवाले से आपकी डोज़ जो है वो शायद एडजस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। मोहम्मद रफ़ीक मरवत साहब कहते हैं मैं एमरल टैबलेट लेता हूँ, इसकी अच्छी टाइमिंग क्या है, ठीक है। एमरल टैबलेट की अच्छी टाइमिंग जो है ये ज़्यादा बेहतर आपको डायबिटोलॉजिस्ट बता सकते हैं, लेकिन ये कि मेरा जहाँ तक वो है कि ये अक्सर जो है हम अगर एक टाइम लेनी हो तो सुबह के नाश्ते से पहले लेते हैं, और इसके बाद नाश्ता आपने लाजमी करना होता है, क्योंकि ये अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे तो ये शुगर लेवल को कम कर जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख़्याल में इतने क्वेश्चंस फ़िलहाल यही क्वेश्चंस आए हैं, और मेरे ख़्याल में सेशन को एंड करते हैं। आई होप कि मेरी बातों से आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा होगा। जो हिदायत मैंने दी हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है आप उस पर अमल करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी मैं इसी फ़ोरम से आपके साथ जो है मेरे सेशन होंगे, और मैदे की और बाकी मैदे, आंत और जिगर के हवाले से डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कोई जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अलामात होती हैं, कोई बीमारियां होती हैं जो भी, तो उस पे हम डिस्कशन करेंगे, मशवरा करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपका आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इस पेज को जो है वो लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।